मैं डॉक्टर विजयश्री मल, महात्मा गांधी इंटर कॉलेज बृजमनगंज महाराजगंज द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की हमारी कक्षा है 9 और विषय विज्ञान, अध्याय क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। पिछली कक्षा में भी हम इसी अध्याय का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ, इनका वर्गीकरण और वर्गीकरण में हमारे पास आया था तत्व, और तत्वों के बारे में हमने पढ़ा कि तत्व 3 प्रकार के होते हैं। और तत्व किसे कहेंगे? जिन्हें भौतिक या रासायनिक विधियों द्वारा 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, या 2 या 2 से अधिक पदार्थों से को मिलाकर भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा संयोग करके उसे बनाया नहीं जा सकता है। तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? तत्व। और इसके उदाहरण में आयरन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ये सारे क्या हैं? हमारे तत्व हैं। और तत्वों के वर्गीकरण में हमने पढ़ा था धातु हो गए। तो धातुएं आप सभी जानते हैं, इनमें धात्विक चमक होती है, ये टकराने पर एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करते हैं, जबकि अधातुओं में ऐसा नहीं होता है। धातुएं सुचालक होती हैं, ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं, जबकि अधातुएं प्रायः सुचालक नहीं होती हैं। और ये इनके अंदर तन्यता होती है और इनके धातु के पतले तार बनाए जा सकते हैं, और ये आघात वर्धनीय होते हैं। ये सारे धातुएं हो गई। और ये प्रॉपर्टी, ये गुण जिनमें नहीं होता है, वे पदार्थ कहलाती हैं अधातुएं। इनके बीच में जिनके अंदर धातुओं का भी कुछ गुण निहित हो, अधातुओं का भी गुण निहित हो, वो कहलाएंगे मिश्र धातु, जैसे आर्सेनिक और एंटीमनी। तो अब हम पढ़ेंगे इन तत्वों की क्या विशेषताएं होती हैं। तो तत्वों की क्या विशेषताएं होती हैं? तो तत्व किसी पदार्थ का सबसे छोटा स्वतंत्र कण, मतलब तत्व का सबसे छोटा जो स्वतंत्र कण होता है वो परमाणु कहलाता है, और परमाणु से ही तत्व बनते हैं। फिर आप देखेंगे कि अगर समान परमाणु हैं तो समान परमाणु के सभी गुण और संगठन समान होंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर यहाँ पर समान परमाणु है आयरन का, या आयरन का तत्व हमने ले लिया, समान तत्व के परमाणु हैं, तो इनके सभी गुणधर्म और संगठन मतलब जितने भी इनके भौतिक या रासायनिक गुण हैं, वो सभी जो है समान परमाणु के लिए क्या होंगे? सबके लिए सारे गुणधर्म समान होंगे। लेकिन अगर 2 भिन्न तत्वों को ले लें, जैसे हमने आयरन ले लिया, हम ले लें एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम के गुण आयरन के गुण से बिल्कुल भिन्न होंगे, भौतिक और रासायनिक गुण भी भिन्न होंगे, इनके परमाणु भार, परमाणु क्रमांक, ये सारे गुण जो हैं भिन्न होंगे। अगर हमने ऑक्सीजन ले लिया, ऑक्सीजन तत्व ले लिया, तो इसके भी गुण अन्य तत्वों से भिन्न होंगे। ये इसकी दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि ये जो है समान तत्व के परमाणु के सभी गुण समान होंगे, और भिन्न तत्वों के परमाणुओं के सभी गुण, भौतिक और रासायनिक गुण समान होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। अब तक जितनी तत्वों की संख्या ज्ञात की गई है, जिसे आप आवर्त सारणी में रसायन विज्ञान के लिए के विद्यार्थियों के पास होना चाहिए, क्योंकि इसमें सभी तत्वों को एक क्रम में संयोग करके रखा गया है, और इसमें कुल तत्वों की संख्या है 118, जिसमें 27 तत्व मानव निर्मित हैं और बाकी सारे तत्व प्राकृतिक हैं। यानी 92 परमाणु क्रमांक तक के सभी तत्व क्या हैं? मानव निर्मित हैं, और उसके बाद जितने परमाणु क्रमांक के तत्व हैं वो सारे क्या हैं? मानव निर्मित है, मानव द्वारा बनाए गए हैं, जिसमें अधिकांश तत्व अस्थायी हैं और कुछ तत्व जो है केवल कुछ ही सेकंड के लिए बनते हैं। फिर एक तत्व की जो विशेषता है, सबसे बड़ी विशेषता वो ये है कि किसी भी तत्व के परमाणु से
किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा दूसरे तत्व के परमाणु में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। अगर ऑक्सीजन का यह परमाणु है तो इसे किसी भी प्रकार से नाइट्रोजन में, किसी भी भौतिक या रासायनिक क्रिया द्वारा नाइट्रोजन में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। केवल एक ही तरीका होता है ऑक्सीजन से नाइट्रोजन में बदलने के लिए, वो भौतिक और रासायनिक विधि नहीं होती है, वो नाभिकीय अभिक्रिया द्वारा एक तत्व से दूसरा तत्व बनाया जा सकता है, जो कि बहुत ही कठिन प्रक्रिया है। सामान्यतया हम इन प्रक्रियाओं को देखते नहीं हैं। अगला जो शुद्ध पदार्थ है, हमने शुद्ध पदार्थ के वर्गीकरण में पढ़ा था कि शुद्ध पदार्थ दो तरह के होते हैं, एक तत्व होता है और दूसरा यौगिक होता है। तत्वों के बारे में हमने अभी पढ़ा, तो यौगिक के बारे में चलिए जानते हैं। इन तत्वों से दो या दो से अधिक तत्वों को मिलाकर एक सरल गुणित अनुपात में, मतलब एक निश्चित अनुपात में दो या दो से अधिक तत्वों को मिलाकर हम क्या बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं। यानी एक निश्चित अनुपात क्या होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। जैसे हम हाइड्रोजन ले लें और ऑक्सीजन ले लें, हमने दो परमाणु ले लिया हाइड्रोजन का और एक परमाणु ले लिया ऑक्सीजन का, और हमने क्या बना दिया, H2O यानी जल बना दिया। ऐसे ही हमने एक कार्बन का परमाणु ले लिया, दो ऑक्सीजन का परमाणु ले लिया और कौन सा तत्व बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड। एक सोडियम ले लिया, एक कैल्शियम ले लिया, दोनों को जोड़ दिया और हमारे पास कौन सा तत्व आ गया, NaCl यानी नमक आ गया। तो आप देखेंगे कि जल एक अलग प्रकार का पदार्थ है, कार्बन डाइऑक्साइड भी एक पदार्थ है और नमक भी, जो साधारण नमक हम खाते हैं, वो भी एक प्रकार का पदार्थ है। तो यहाँ देखेंगे कि तत्व को हम पुनः भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा दूसरे तत्व में परिवर्तित नहीं कर सकते। तो ये हाइड्रोजन तत्व है, यहाँ ऑक्सीजन तत्व है, यहाँ कार्बन तत्व है, यहाँ सोडियम भी तत्व है, यहाँ क्लोरीन तत्व है। तो यहाँ देखेंगे दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलाकर, यानी इनका अनुपात क्या है, निश्चित है। अगर हाइड्रोजन के एक परमाणु का भार 1 है और ऑक्सीजन के एक परमाणु का भार 16 है, तो 1 गुणे 2 यानी इसका हाइड्रोजन का भार कितना हो गया, 2 और ऑक्सीजन का है 16, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के भारों का अनुपात क्या हो जाएगा, 1.8। इसी तरह कार्बन के एक परमाणु का भार है 12 और ऑक्सीजन का एक परमाणु का भार है 16, तो ये 12 संबंधे 32 यानी 3:8 के रेशियो में, यानी 3 भाग कार्बन का और 8 भाग ऑक्सीजन का मिलता है, तो क्या बना देता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये भार के अनुपात में है। और यहाँ का कौन सा अनुपात है, परमाणुओं की संख्या का अनुपात है। तो भार का अनुपात, तो हाइड्रोजन हल्का है तो 2 हाइड्रोजन का भार हो गया 2, ऑक्सीजन इससे 16 गुना भारी है तो 1 ऑक्सीजन का भार हो गया 16। कार्बन हाइड्रोजन की तुलना में 12 गुना भारी है, तो कार्बन का परमाणु भार 12 और ऑक्सीजन 16 है, और 2 ऑक्सीजन है तो 16 दूना 32, तो 12 संबंधे 32, यानी रेस को निकालेंगे तो 3:8, यानी 3 भाग कार्बन का और 2 भाग ऑक्सीजन का मिलता है, तो बनता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी 2 या 2 से अधिक तत्वों के अनुपात में, निश्चित अनुपात में हम मिलाकर क्या बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं। यौगिक भी हमारा क्या है, शुद्ध पदार्थ है। यहाँ 1 सोडियम और 1 क्लोरीन मिलाकर हमने क्या बना दिया, सोडियम क्लोराइड। ये भी क्या है, एक प्रकार का यौगिक है। और भी बहुत सारे यौगिक आपको रसायन विज्ञान में आगे के अध्याय में पढ़ने को मिलेंगे। तो यौगिक के क्या क्या गुण होंगे ये भी हम पढ़ सकते हैं। यहाँ पे जान सकते हैं कि यौगिक जो है, जैसे आपका जल हो गया या कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, इसमें क्या है, इनके अवयवी तत्व हैं, यानी जो इनके एलिमेंट एटम हैं जिनसे ये मिलकर बना है, उनके निश्चित भारानुपात में सहयोग करते हैं और इनको जो है भौतिक विधियों द्वारा
अलग नहीं किया जा सकता। इनके अवयवी तत्वों में भौतिक विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं। इनके गलनांक और क्वथनांक क्या होंगे? निश्चित होंगे। और ये क्या है? शुद्ध पदार्थ हैं। और इनके बनने में ऊष्मा या तो अवशोषित होगी या उत्सर्जित होगी। तो चलिए, ये रहे शुद्ध पदार्थ। 2 प्रकार के शुद्ध पदार्थों के बारे में हमने पढ़ा, तत्व और यौगिक। अब हम चलते हैं अशुद्ध पदार्थ की ओर। जब हम अशुद्ध पदार्थ कहते हैं तो अशुद्ध पदार्थ को और किस नाम से जानते हैं? मिश्रण के नाम से। यानी अशुद्ध पदार्थ इम्प्योर सबस्टेंस और मिक्सचर, ये क्या होते हैं कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला दीजिए। जैसे किसी भी अनुपात में हम क्या करें? नमक और चीनी को मिला दें। किसी भी अनुपात में हम पानी में क्या करें? नमक को घोल दें या कुछ भी घोल दें, तो ये क्या हो जाएंगे? अशुद्ध पदार्थ हो जाएंगे। यानी किसी भी रेशियो में, जैसे हमने यौगिक बनाना था तो वहाँ पे निश्चित अनुपात में हम मिलाते हैं तत्वों को, जबकि अगर हमें अशुद्ध पदार्थ बनाना है तो हम किसी भी अनुपात में यौगिकों को या पदार्थों को मिला सकते हैं, तो वही क्या हो जाएंगे? अशुद्ध पदार्थ कहलाएंगे। इन्हें मिश्रण भी कहा जाता है। और इसके उदाहरण में हम ले लेंगे वायु। वायु कैसे अशुद्ध पदार्थ हो गया? तो वायु पदार्थ है, ये हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था। और वायु किन किन चीज़ों से मिलकर बना है? हाँ, जैसे वायु में नाइट्रोजन है 71%, फिर ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और भी बहुत सारे गैसें हैं। इन सब से वायु जो है मिलकर बना है। तो वायु क्या हो गया? अशुद्ध पदार्थ में गिने जाएंगे। फिर मिट्टी हो गया, बालू हो गया, बालू मिट्टी का मिश्रण हो गया, शरबत हो गया, नमक पानी हो गया, चीनी पानी हो गया, नींबू पानी हो गया, दूध और जल मिला लीजिए। ये सारे क्या हो जाएंगे? अशुद्ध पदार्थ के प्रकार हो जाएंगे। तो अब अशुद्ध पदार्थ को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला ये हो जाएगा समांगी मिश्रण। अब समांगी अशुद्ध पदार्थ तो कहा नहीं जाता है, इसको मिश्रण कह दिया गया, तो समांगी मिश्रण। और दूसरा हो जाएगा विषमांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण में क्या है कि जिन पदार्थों को मिलाते हैं तो इनका संघटन, यानी किसी भी साइड का, यानी हमने किसी मिश्रण को मिलाया, उसके सभी क्षेत्र का, सभी ओर का संघटन क्या होगा? समान होगा। संघटन मतलब कि यह जिन चीज़ों से मिलकर बना है वो सब जगह समान होंगे, बराबर से होंगे, कहीं कम या कहीं अधिक या कहीं ज़्यादा नहीं होगा। जबकि विषमांगी मिश्रण का संघटन एक समान नहीं होता है। एक ये शुद्ध पदार्थ विषमांगी मिश्रण और समांगी मिश्रण को में अंतर है। दूसरा समांगी मिश्रण का ये है कि समांगी मिश्रण में जिन पदार्थों को घोलेंगे उनके अवयवी तत्व, यानी जिन जिन चीज़ों को घोले हैं उनको हम नंगे आँखों से नहीं देख सकते। अभी हम एक प्रयोग के माध्यम से देखेंगे। जबकि विषमांगी मिश्रण में हम जिन पदार्थों को घोलेंगे या जिनको विलयन बनाएंगे या मिश्रण बनाएंगे, मिलाएंगे, उनके अवयव को अलग अलग हम देख सकते हैं। बिल्कुल जैसे हम यहाँ देखते हैं। ये मेरे पास जल है और ये हमारे पास नमक है, इसमें मिलाते हैं। तो ये हमारा हो गया नमक और जल का विलयन या मिश्रण। तो यहाँ देखेंगे कि नीचे या कहीं भी अगर हम इसको अच्छे से मिला दें तो देखेंगे कि कहीं भी नमक के कण को हम नहीं देख सकते। आधा चम्मच हमने इसमें नमक घोला है, आप देखेंगे, और बिल्कुल भी नमक कहाँ पर है और जल कहाँ पर है, इसके कण को हम नंगे आँखों से नहीं देख सकते हैं कि नमक कहाँ है और जल कहाँ है। तो ये मिश्रण कौन सा कहलाएगा? समांगी मिश्रण कहलाएगा। इसमें चलिए एक चीज़ और घोलते हैं। नींबू है हमारे पास, नींबू का रस इसमें डालते हैं।
नींबू का रस थोड़ा गाढ़ा वाइट, गाढ़ा सफ़ेद है। हमने इसमें मिला दिया नींबू का रस। तो इसके कलियों को छोड़ दें तो नींबू के रस के कण जो हैं और जल के कण, ये दोनों जो है अलग अलग नहीं दिख रहे हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा एक समांगी मिश्रण हो जाएगा। इसमें चाहें तो हम चीनी भी घोल दें। ये हमारे पास चीनी है, चीनी को घोलते हैं। चीनी को घुलने में समय लगता है, लेकिन जब ये घुल जाता है तो ये कैसा मिश्रण बना लेता है, एक समांगी मिश्रण बना लेता है। और आप देखेंगे कि यह जो शरबत है बिल्कुल, इसके कुछ भाग को हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। इसमें नमक, चीनी और नींबू है। इसके जो अलग अलग कण हैं उनको हम अलग अलग नहीं देख सकते हैं और ये बिल्कुल समांगी मिश्रण बना। इसके कली को अगर हम निकाल दें, जो कि यहाँ पे थोड़ा बहुत दिख रहा है, लेकिन आप बिल्कुल शरबत बनाना जानते होंगे या ग्लूकोज बनाना जानते होंगे तो आप देखेंगे उसमें अगर ऊपर का भाग आप पिएँ तो भी उतना ही मीठा होगा, नीचे का पानी पिए तो भी उतना ही मीठा होगा, नमक भी सब जगह बराबर होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके जो विभिन्न भाग हैं, यानी यहाँ का हम पार्ट लें, ऊपर का लें, नीचे का लें या बीच का लें, सब में जो है बराबर रूप से नमक, चीनी और नींबू मिला रहता है। इसका मतलब यह मिश्रण जो है हमारा किस प्रकार का है, समांगी मिश्रण है। जबकि विषमांगी मिश्रण में, जब हम विषमांगी मिश्रण लेंगे तो इसमें प्रत्येक भाग का संगठन समान नहीं है। तो ये हमारे पास पानी है और यहाँ पर हमने मिट्टी ले लिया है। इस मिट्टी को हम जल में घोलते हैं। जल में हमने इसे घोल दिया तो आप देखेंगे कि यहाँ ऊपर जो है पानी हल्का है और नीचे जो है मिट्टी जो है अलग अलग, नीचे जो है मिट्टी गाढ़ी है और ऊपर जो इसका विलयन है, मिश्रण है, वो क्या है, हल्का है। तो ये जो मिश्रण है वो क्या है, विषमांगी प्रकृति का है। अभी देखेंगे कुछ देर बाद जो है इसमें मिट्टी के कण नीचे बैठने लगेंगे तो इसकी विषमांगी प्रकृति आप देख सकते हैं। इसको निलंबन भी कहा जाता है, जबकि ये शुद्ध पदार्थ के विलयन को हम विलयन कहते हैं और इसको निलंबन भी कह सकते हैं। तो ये देखेंगे कि हमारा जो शुद्ध पदार्थ है, अशुद्ध पदार्थ में समांगी मिश्रण है, उसके प्रत्येक भाग का संगठन समान होता है और इसी अशुद्ध पदार्थ में जो विषमांगी मिश्रण है उसमें प्रत्येक भाग का संगठन समान नहीं है। जैसे समांगी मिश्रण में हमने जल में नींबू लिया तो इसमें सब जगह जो है बराबर नींबू के कण या नमक के कण घुले हुए हैं, जबकि विषमांगी मिश्रण में अगर हम लेंगे मिट्टी जैसे हमने घोला तो नीचे ज़्यादा है और ऊपर क्या है, बहुत कम है। आप बिल्कुल गिलास वाले यहाँ पे दोनों जो है मिश्रण को देख सकते हैं। ये ऊपर हल्का है, नीचे गाढ़ा है, तो विषमांगी मिश्रण। और यहाँ देखेंगे पूरे भाग का संगठन समान है, तो ये समांगी मिश्रण हो गया। तो ये रहा आपका अशुद्ध पदार्थ के वर्गीकरण में समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण का प्रयोग। अब इन मिश्रण के कुछ गुणों के बारे में जानते हैं कि ये जो मिश्रण है या इनमें जो जिन जिन पदार्थों को हम घोलेंगे, जैसे हमने इसमें चीनी, नमक, नींबू घोला है तो इसमें चीनी का भी टेस्ट होगा, नमक का भी टेस्ट होगा और नींबू का भी टेस्ट होगा। यानी इनमें इन सारे जिन जिन चीज़ों को हमने इसमें मिलाया है उसका टेस्ट बिल्कुल वैसे ही होगा और हम चाहें तो इन्हें किसी भौतिक विधि से अलग भी कर सकते हैं। फिर इनका जो है निश्चित गलनांक और क्वथनांक नहीं होता है। तो आइए जानते हैं मिश्रण और यौगिक में क्या अंतर है।
अंतर लिखने के लिए बिल्कुल वही सबसे बेहतरीन और पुराना तरीका कि एक तरफ हमने मिश्रण को लिख दिया और एक तरफ हमने यौगिक को लिख दिया। इनमें क्या होता है, इनके अवयव का अनुपात क्या होता है, निश्चित नहीं होता है। और इसमें अवयव का अनुपात क्या होता है, निश्चित होता है। किसका अनुपात निश्चित होता है, अवयव का। अवयव मतलब जिन चीज़ों से यह मिलकर बना है। जैसे यौगिक में हमारा जल है तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से मिलकर बना है। जबकि मिश्रण में अगर हम शरबत बनाएं तो उसमें 2 चम्मच चीनी भी डाल सकते हैं, 3 चम्मच भी चीनी डाल सकते हैं, या बहुत अधिक भी चीनी डाल सकते हैं, तो वो मिश्रण हमारा बनके तैयार हो जाएगा। फिर देखेंगे कि मिश्रण बनने में ऊर्जा का आदान प्रदान नहीं होता है, और इसमें क्या होता है, ऊर्जा या तो अवशोषित होगी या उत्सर्जित होगी। तो जैसे हम चूना है, सूखा चूना में अगर हम पानी डालें तो वहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में परिवर्तित होता है। तो वहाँ पे देखेंगे कि वहाँ पे ऊर्जा जो है बहुत तेज़ी से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है बाहर निकलती है। तो वहाँ पे ऊर्जा या तो अवशोषित होगी या उत्सर्जित होगी। ये दोनों ही घटनाएं यहाँ पे हो सकती हैं। जैसे बिल्कुल हम ये जल में देखेंगे, ये हमारे पास इनो है, तो जब हम यौगिक बनाएंगे इसमें तो आप जानेंगे, इनो डालेंगे तो यहाँ देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ऊर्जा जो है अवशोषित होगी या उत्सर्जित होगी। तो ये देखेंगे कि हमारा जो है कि यहाँ पे एक रिएक्शन होता है, यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, यानी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो इस प्रकार के अभिक्रियाओं में ऊर्जा या तो अवशोषित होती है या उत्सर्जित होती है। तो ये क्या बनते हैं, एक यौगिक से दूसरे यौगिक बनते हैं। फिर इनका जो है गलनांक और क्वथनांक निश्चित नहीं होता है। निश्चित नहीं होता है, जबकि इसमें इनका एक निश्चित गलनांक और क्वथनांक होता है। जैसे जल का गलनांक है या बर्फ़ का गलनांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड और क्वथनांक क्या है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। फिर इनमें इनके अवयवी तत्वों का गुण निहित रहता है, जबकि इसमें अवयवी तत्वों का गुण निहित नहीं रहता है। जैसे हम मिश्रण बनाते हैं, किसको बनाते हैं, जल प्लस चीनी प्लस नमक, शरबत बनाते हैं बढ़िया वाला, नींबू, हमें एक बढ़िया वाला शरबत ऐसे ही बनता है। तो इसमें जल का भी गुण होगा। बिल्कुल यहाँ जो हमने बनाया है इसको हम टेस्ट करेंगे, जल भी है, दिखाई दे रहा है। चीनी थोड़ी मीठी भी लगेगी, थोड़ा नमकीन भी लगेगा और थोड़ा खट्टा भी लगेगा। 3 सारे का गुण यहाँ पर है। जबकि जल अगर बना है तो यह किससे बना है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से बना है, H2O, यानी जल बना है। तो ये भी गैस है और ये भी गैस है, और यह क्या है, द्रव है, यानी यह क्या है, लिक्विड है। तो इसमें ना तो हाइड्रोजन का गुण है और ना ही ऑक्सीजन का गुण है। नमक, सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम आपका धातु है जो कि बहुत ज्वलनशील होता है, और क्लोरीन हमारा गैस है। और इन दोनों का जो कंपाउंड है, जो यौगिक बना है, इनका गुण सोडियम और क्लोराइड दोनों से बिल्कुल ही अलग है। तो इनके अवयवों का गुण इसमें निहित नहीं रहता है, जबकि इसमें अवयवों का गुण निहित रहता है। फिर देखेंगे कि इनमें जो है भौतिक विधि द्वारा इनके अवयवों को अलग किया जा सकता है, और इनमें भौतिक विधि द्वारा इनके अवयवों को अलग नहीं किया जा सकता है। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा, तत्वों की क्या विशेषताएं हैं,
यौगिक किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर अगर कोई नया पदार्थ बनता है तो उसे हम यौगिक कहेंगे। विषमांगी मिश्रण में या अशुद्ध पदार्थ में दो तरह के मिश्रण आए, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण में उनके संघटनों का अनुपात, संगठन सभी क्षेत्रों का संगठन समान होगा। विषमांगी मिश्रण में सभी क्षेत्रों का संगठन समान नहीं होगा। बिल्कुल यहाँ जैसे यहाँ नीचे गाढ़ा है और ऊपर हल्का है, ये एक विषमांगी मिश्रण का नमूना है। फिर हमने पढ़ा मिश्रण की विशेषताएं और मिश्रण तथा यौगिक में अंतर। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।